आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर, एक ऐसा मंच जहां पे तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की जो केवल परीक्षा में नहीं बल्कि उस सोच को भी विकसित करते हैं जो हमें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बनाती है। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा। पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार की उपाधि दी है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को मौलिक अधिकार की उपाधि दी है? ए, बच्चों को शिक्षा का अधिकार। बी, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सी, मौजूदा नौकरी की सुरक्षा। डी, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बताना इसका सही जवाब क्या है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला, अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारी बेहतरीन जानकारी मिलेगी आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1950 में जिसकी स्थापना हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कार्य एवं शक्तियां अमेरिका से ली गई। हाल ही में कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि रिस्पॉन्सिबल अकोमेंडेशन केवल परोपकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। उदाहरण स्वरूप एमबीबीएस में विकलांग अभ्यर्थियों को सीट प्रदान करने का अधिकार जो आदेश दिया गया कोर्ट के द्वारा, वो उनका अधिकार बताया गया। किसी वरिष्ठ चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसेसिबिलिटी को मौलिक अधिकार माना है, सद्भावना नहीं, ये अधिकार है। रिस्पॉन्सिबल अकोमेंडेशन को परोपकार नहीं बल्कि विधिक आवश्यकता माना गया है। कोर्ट ने यह दिखाया कि संविधान का गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता, जिसमें एक निजता का अधिकार भी आता है। ठीक है भैया। विकलांगता अधिकारों में भी लंबित है। दृष्ट उदाहरण जो दिया वो ये दिया, दृष्टिहीन न्यायाधीशों के सफल उदाहरण का उल्लेख कर कोर्ट ने सिद्ध किया कि दृष्टिहीनता सफलता का बाधा नहीं है। 2025 के अन्य निर्णयों में जैसे अप्रैतिक रूप से रंग अंध ड्राइवर की बहाली एम्स में और टीजीएसटीसी ड्राइवर रिस्टोरेशन, कोर्ट ने विकलांगता अधिकारों की संवेदनशीलता को लगातार बनाए रखा है। बात ये है, इस बारे में मैं आपको समझाऊं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिए। एक में ये था कि वर्णांतर, जिन लोगों को कलर विजन होता है कि जिन्हें लाल हरे में जो फर्क नहीं कर पाते हैं, ये लोग सिर्फ आर्मी में और पायलट बन सकते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो नहीं जाएगा, बाकी दूसरी नौकरियों में अप्लाई कर सकता है और उन्हें इस आधार पर नहीं बार किया जाएगा कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। दूसरा क्या था कि एक ड्राइवर था सरकारी नौकरी में, बाद में वो विकलांग हो गया तो उसे नौकरी से बाहर किया गया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई नौकरी के दौरान अगर कोई विकलांग हो जाता है तो आप उसे बाहर नहीं कर सकते, उसे भी रखना पड़ेगा। ये भी जो मिला है ये, तो विकलांगता का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। अब वर्णांता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है? वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या है? बताना है आपको। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की स्थिति 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन सी सही है, 14वां स्थान है भारत का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो वैश्विक आतंकवादी सूचकांक है, ये जारी करने वाली संस्था ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया जैसे सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जिसे जो मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान है। ऑस्ट्रेलिया जिसने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, इसी की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये जारी करती है रैंकिंग। मतलब आधार क्या होता है? आतंकवादी घटनाओं की संख्या, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और आर्थिक प्रभाव, इन सारी चीज़ों को देखती है ये संस्था, फिर बनाती है इस इंडेक्स को। पहले स्थान पे जो देश है उसका नाम है बुर्किना फासो, सबसे अधिक 14वां स्थान भारत को मिला है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी से मौतें होती हैं वो सहेल क्षेत्र है, पश्चिम अफ्रीका का। आगे बात करते हैं इस पर। पहले नंबर पे वही देश बुर्किना फासो, यहाँ पे आतंकवादी संगठन ये दोनों जो दिए गए हैं। भारत की स्थिति, भारत में कुल 48 आतंकवादी घटनाएं दर्ज हुई हैं पिछले 1 साल में, जिनमें जम्मू कश्मीर और मणिपुर में सबसे अधिक प्रभावित है। मणिपुर की तो कोई बात ही नहीं करता आजकल देश में, देखिएगा। पाकिस्तान को दूसरा स्थान, अफ्रीका में उसे वही सब बारी। ये एक नया क्वेश्चन यहाँ से और आप रिलेट कर सकते हो, न्यू एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, ये नया क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं अफ्रीका में। लगभग 50% एक ही तरफ, बताओ।
भारत में जो NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, नेशनल जो जांच एजेंसी है राष्ट्रीय, और ऊपा एक्ट के जरिए आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाने में सफलता पाई है। ये इंडेक्स है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 14वें नंबर पे हम लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। ए वेटिकन सिटी, बी नारू, सी मोनाको, डी टुवालू। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी कैपिटल नहीं है। अंत तक जुड़े रहिएगा। अंत में मैंने एक शायरी भी सुनाई है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी देखेंगे तो आप शायद आपको अच्छी लग जाए, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नारू। यह दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी औपचारिक राजधानी नहीं है। देश का नाम नाउरू, पश्चिमी प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया क्षेत्र में पड़ता है ये देश। 21 वर्ग किलोमीटर, दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल है इसका। जनसंख्या 10,000 है। संसदीय गणराज्य है। न्यूरा की राजधानी क्यों नहीं है जान लीजिएगा। न्यूरा इतना छोटा देश है कि उसे किसी शहर को राजधानी घोषित करने की जरूरत नहीं है। एरेन डिस्ट्रिक्ट में संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और मुख्य सरकारी संस्थान स्थित हैं, इसलिए इसे अघोषित राजधानी कहा जा सकता है, लेकिन संविधान या कानूनी दस्तावेज में इसे राजधानी घोषित नहीं किया गया है। नाउरू का कोई स्थानीय सेना बल भी नहीं है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया निभाता है। यह सबसे कम पर्यटकों वाले देशों में से एक है। ये वहीं की पिक है नाउरू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय जिला 3 देशों की सीमा से सटा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय जिला 3 देशों की सीमा से सटा हुआ है? ए कारगिल, बी लाहौल स्पीति, सी दार्जिलिंग, डी कोहिमा। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। गैस कर लिया होगा आपने। प्रश्न 10 है, लेकिन इनसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अंत तक जुड़े रहिएगा। दार्जिलिंग इस प्रश्न का सही जवाब है। जान लीजिएगा दार्जिलिंग के बारे में। चाय का राजा कहा जाता है इसे, दार्जिलिंग को। कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियां ऐसे आप साफ साफ दिखाई देती हैं। 3 देशों की सीमा से, पहला देश नेपाल, राजधानी काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। लुम्बिनी नेपाल में एक जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल। दूसरा देश है भूटान, राजधानी थिम्पू, बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश, द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान, जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन 0। राजा का नाम जिग्मे खेसर वांगयांगचुंग। तीसरा देश है तिब्बत, राजधानी लासा। तिब्बत में बौद्ध मठ है, तिब्बत के दलाई लामा है। दार्जिलिंग को पूर्वी भारत की रानी भी कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय विश्व भर में लोकप्रिय है। और दार्जिलिंग जो जिला है वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पड़ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ भी पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 में बना है। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। और दूसरा, दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, छठ पूजा बिहार में होती है। पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोनों ने रसगुल्ला को लेकर कोर्ट में गए थे ये दोनों स्टेट, लेकिन बाद में GI टैग पश्चिम बंगाल ने दिया है रसगुल्ले को। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, एडन गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, विक्टोरिया महल, फोर्ट विलियम कॉलेज, वाईफाई मेट्रो शहर, अंतरजलीय सुरंग, हुगली नदी के किनारे हावड़ा ब्रिज है जहाँ पर, उस शहर का नाम है कोलकाता। और कोलकाता के संस्थापक का नाम है जॉब चारनाक। कोलकाता जो भारत की पहली राजधानी भी रही, और पहली बार उच्चतम न्यायालय भी कोलकाता में बना था। ठीक है भाई। कोलकाता में मेट्रो, सबसे पहली बार मेट्रो कोलकाता में चली 1984 में। 1984 में ही भोपाल गैस त्रसिद्धि हुई है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हावड़ा ब्रिज दुनिया में दोनों तरफ सिर्फ पिलर है, बीच में कोई पिलर नहीं दिया गया है, हुगली नदी पर है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, कला और संस्कृति का केंद्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं, 1913 में साहित्य का नोबेल जिन्हें मिला था। और बंगाल को इंडियन इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है। बंगाल को इंडियाज इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, लेखक और विचारक हुए। बंगाल को 1905 में भारत से अलग किया गया था, बंगाल विभाजन के नाम से आप जानते होंगे जिसे, लॉर्ड कर्जन के समय। 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना
यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? दुनिया की सबसे बड़ी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? ए जापान, बी भारत, सी कनाडा, डी आयरलैंड। अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो तक को देखने के लिए। और मैंने इसमें एक शायरी भी बोली है अंत में, आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यहाँ तक जुड़े हो तो अंत तक जुड़े रहिएगा। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत की अपनी स्थायी सेना है, ठीक है। दुनिया इसलिए संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत ने सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत ने अब तक सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं। भारत की शांति सेना मिशनों में कई बार विश्व भर में लगी है, जैसे कनगो, लीबिया, सीरिया, दक्षिणी सूडान, मिस्र, हाइती। भारत की सेना का योगदान शांति स्थापना, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा और मानवीय सहायता में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी सेना को शांति सेना ही कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन 1948 में हुआ था। इसका उद्देश्य तनावग्रस्त, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानवीय सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में भारत शांति सेना भेजने वाले देशों में टॉप पर है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है हमारी, पहले नंबर पे चीन की आर्मी आती है। हमारी आर्मी में लगभग 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। सबसे ऊंची है जो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची जंग की जगह सियाचिन ग्लेशियर 18,875 फीट पर तैनात है, जहां तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी ऊंचाई पर कोई और देश लगातार सैनिक नहीं रखता। पहले हम लोग भी नहीं रखते थे। 1999 में जब से कारगिल युद्ध हुआ तब से हमारे भी 12 महीनों रहते हैं अब सियाचिन ग्लेशियर में। 3 साल के लिए आर्मी वालों को तो कंपलसरी कर दिया गया है। कभी युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया हम लोगों ने। भारत की सेना का स्पष्ट सिद्धांत है, नो फर्स्ट यूज। पहले छेड़ेंगे नहीं और हमें छेड़ दिया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। यानी भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। काफ़ी पेशेवर और अनुशासित सेना है हमारी। भारतीय सेना ने कभी भी देश में सत्ता पर कब्जा नहीं किया, जबकि कई पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, म्यांमार में सेना के ने तख्ता पलट किया। पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, आपने देखा। पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री बनता है या तो फिर फांसी होती है या वो भाग जाता है या गोली मार दी जाती है। सेना ही तख्ते पलट करती है। अभी तो असीम मुनीर को देखो, फील्ड मार्शल बना दिया, हारने के बाद भी। जो भी है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य भर्ती वाला स्वयंसेवी बल है हमारी आर्मी। भारतीय सेना में भर्ती स्वेच्छा से होती है, ना कि जबरदस्ती या अनिवार्य। जैसे इजराइल में अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को सैनिक बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, स्वेच्छा से लोग जाते हैं। यहाँ तो बचपन से ही आर्मी में जाने का लोग इरादा रखते हैं। भारत का सैन्य रेल नेटवर्क खुद का है। भारत के पास सेना के पास अपना स्कूल और अस्पताल सिस्टम है। सेना के पास इनके खुद के स्कूल भी होते हैं, अस्पताल भी हैं, जिनमें जो आर्मी के फैमिली मेम्बर होते हैं उनको इलाज भी होता है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। भारतीय सेना ने यूएन मिशनों में बड़ी भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही। अब तक लगभग 50,000 से ज़्यादा सैनिक हमने कई देशों में भेजे हैं। और सबसे जो बहादुर रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट मानी जाती है। सभी बहादुर हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ऐसे लिखा गया तो मैंने वही लिख दिया, भावनाएं आहत ना हो आपकी। इसका नारा है, जीना है तो गोरखा जैसा, मरना है तो गोरखा बनकर। और धार्मिक विविधता और एकता की मिसाल है हमारी इंडियन आर्मी, बिल्कुल सही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे के सारे लोग, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में मतलब सब लोग मिलते हैं, सब लोग जाते हैं, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। और हमारी इंडियन आर्मी के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो इंडियन आर्मी का जवान है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, ममता बनर्जी, उषा मेहता, उम्मेन चंडी। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। यहाँ तक वीडियो देखा तो अंत तक जुड़े रहिएगा आप। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मायावती। जान लेते हैं मायावती के बारे में। 39 वर्ष की अवस्था में जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 6 जून 1995 को, तब उनकी उम्र मात्र 39 वर्ष थी। ये उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनाता है। वे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। मायावती जी सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान के लिए जानी जाती हैं। जन्म मेरठ में हुआ। मेरठ हिंडन नदी के किनारे। मेरठ में खेल का सामान बनता है और खेल यूनिवर्सिटी भी मेरठ में बन रही है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ। स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की
और ये शुरुआत में टीचर भी रही हैं, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा, आगे मिलेगा। ये हमारी मायावती जी भी टीचर रही, मुलायम सिंह जी भी टीचर रहे, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी टीचर रही हैं। ठीक, बहुत सारे शिक्षक भी बड़े पदों तक पहुंचे हैं। मायावती ने 1980 के दशक में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया। माननीय काशीराम जी इन्हें लेकर आए थे। मायावती को दलित की बेटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी रही हैं। ठीक है भाई, हाँ। मायावती ने राजनीति में आने से पहले शिक्षिका, ये वही वाली बातें हैं सारी। उस समय इनके समकालीन में मायावती के बाद कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पद संभाला, जैसे ममता बनर्जी जी दीदी के नाम से फेमस हैं, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे कम उम्र में मायावती जी बनी है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का कोई स्पष्ट नेतृत्व क्यों नहीं है? ए, गांधी जेल में थे। बी, नेताओं को आंदोलन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सी, ब्रिटिश सेना ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। डी, आंदोलन गुप्त रूप से किया गया। सही जवाब देना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्रिप्स मिशन भी आया 1942 में। महात्मा गांधी ने जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था 1942 में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, और भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रश्न का सही जवाब आपने गैस कर लिया होगा, और सही जवाब है ऑप्शन बी। अधिकांश प्रमुख नेताओं को आंदोलन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भैया, इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई। महात्मा गांधी ने 3 प्रमुख आंदोलन चलाए, 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा, और 1942 में भारत छोड़ो। लेकिन पर्टिकुलर ये सब जनता ने, नेताओं ने मिलकर चलाया था। ठीक भैया, और महात्मा गांधी की हम लोग बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू कहा गया, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजों का शाहजहां कहा गया, जिन्हें आधा नंगा फकीर भी कहा गया, जिन्हें मलंग बाबा की भी उपाधि दी गई। ठीक है भाई, और जवाहरलाल नेहरू जो चाचा जी के नाम से फेमस है, सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से फेमस है, सरोजिनी नायडू जो भारत कोकिला के नाम से फेमस है। अन्य नेताओं को 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। ठीक है भैया, जनता ने खुद ही आंदोलन चलाया। आंदोलन में हिंसा और अहिंसा दोनों ने उदाहरण देखने को मिले। ठीक भाई, ये महात्मा गांधी जी संबोधित कर रहे हैं 1942 की फिक्र है ये। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर किस संस्थान में आया था? भारत में पहला कंप्यूटर किस संस्थान में आया था? इसरो, आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद, आईएसआई कोलकाता। बताना है आपको इसका सही जवाब, और अंत में शायरी सुन के जरूर जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है आईएसआई कोलकाता। कंप्यूटर संगणक कहते हैं जिसे हिंदी में। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर ने जिसने मानव के जीवन में क्रांति लाई है। आईएसआई की जो फुल फॉर्म है, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। भारत में पहला कंप्यूटर 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। यह कंप्यूटर होलोरिथ ऑटोमेटिक कंप्यूटर था जिसे आईबीएम द्वारा बनाया गया। इस कंप्यूटर का उपयोग सांख्यिकी और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर HAC लगभग 3 टन वजन का था। इस समय उसकी गति बेहद सीमित थी। यूके से खरीदा था हमने। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे लंबा कार्यकाल रखने वाले प्रधानमंत्री, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, बिटिया का नाम इंदिरा गांधी, प्रियदर्शी जिनके बचपन का नाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में मुख्यतः उत्तर से दक्षिण में बहती है और अंततः कावेरी नदी में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण में? अभी तक आपने सुना होगा पूरब से पश्चिम कौन बहती है, पश्चिम से पूरब कौन बहती है, लेकिन ये उत्तर से दक्षिण नया क्वेश्चन था। सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये नदी बतानी है, इसका सही जवाब क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। ये कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैसूर के निकट पश्चिमी घाट से में स्थित है। पश्चिमी घाट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। मैसूर, जहाँ जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर, जहाँ का राजा हैदर अली, उनका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का वृक्ष जिसने
अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगवाया। 4 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ, 2 हैदर अली ने लड़े, 2 लड़े टीपू सुल्तान ने। आपने इतिहास में पढ़ा होगा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। दूसरे में हैदर अली मर गए थे और चौथे में टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। और टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति है जिसने, जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। टीपू सुल्तान वो राजा हुआ जिसने अपनी सेना को फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर गठित किया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था अपनी राजधानी में। ठीक है भाई। तुंगभद्रा नदी मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कावेरी नदी में मिलती है। और आपने देखा होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नदियों के पानी को लेकर जो विवाद रहता है वो कावेरी नदी को और ये तुंगभद्रा नदी के पानी को लेकर रहता है। ये हम्पी के अवशेष हैं, हम्पी के मंदिर। हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही, ये नदी के ही आसपास है, तुंगभद्रा नदी के आसपास। विजयनगर साम्राज्य जिसके संस्थापक का नाम हरिहर एवं बुक्का था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई तब दिल्ली सल्तनत पे एक सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम था जूना खां, जिसे स्वपनशील, पागल, रक्त पिपासु और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान सुल्तानों में से एक, जो भी है सम्मिश्रण था वो मूर्खता का और बुद्धिमत्ता का। बात करेंगे कभी, इतिहास में नंबर आएगा। अभी बात कर रहे थे हम लोग हम्पी के जो अवशेष हैं, हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है उनका नाम है कृष्णदेवराय, जिन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दक्षिण का एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है अमुक्त माल्यात। और कृष्णदेवराय की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था, सॉरी अष्ट दिग्गज कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता है शिवाजी की मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न है, काइनेटिक एनर्जी वेपन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? काइनेटिक एनर्जी वेपन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए ऊष्मा ऊर्जा से, बी रासायनिक ऊर्जा से, सी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से, डी गतिज ऊर्जा से। बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब गैस कर लिया होगा आपने, ऑप्शन डी सही जवाब है। काइनेटिक एनर्जी वेपन क्या होते हैं जान लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी वेपन वे हथियार होते हैं जो अपने लक्ष्य को महज अपनी गति और द्रव्यमान के बल पर नष्ट करते हैं। इनमें किसी विस्फोट या बारूद का प्रयोग नहीं होता, विस्फोटक या बारूद का प्रयोग नहीं होता, ये अपनी गति और द्रव्यमान से ही नष्ट कर देते हैं। सिद्धांत है इसका, ये फार्मूला दिया गया है, याद कर लेना आप लोग। यानी वस्तु जितनी भारी और तेज होगी उसका प्रभाव उतना ही विनाशकारी होगा। कहाँ उपयोग होते हैं काइनेटिक एनर्जी वेपन्स? देख लीजिए, अंतरिक्ष में, रोड फ्रॉम गॉड जैसी तकनीकों में, एंटी सैटेलाइट हथियार में, हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल में, मिसाइल रक्षा प्रणालियों में। सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए भी होता है। भारत ने किया है मिशन शक्ति के तहत सैटेलाइट को नष्ट 2019 में। ठीक है, भारत ने 2019 में एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया है। एक प्रक्षेपास्त्र एक काइनेटिक हिट था, यानी विस्फोट नहीं किया गया, केवल टक्कर से ही उपग्रह को नष्ट कर दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी वेपन्स के फायदे क्या हैं? विस्फोटक नहीं होने के कारण कोई रेडिएशन या पारंपरिक ब्लास्ट नहीं होता, बहुत बेहद तेज और सटीक हमला करते हैं, बचाव करना कठिन है। अंतरिक्ष में उपयोग के लिए आदर्श, क्योंकि विस्फोटक वहाँ काम नहीं करते। नुकसान इससे क्या हो सकता है? बहुत अधिक गति और सटीकता की आवश्यकता होती है। गलत टारगेटिंग से भारी नुकसान भी हो सकता है। उच्च लागत, महंगे भी होते हैं। परीक्षा उपयोगी हैं ये सब बातें, जान लीजिएगा आप। उसी की टेबल है ये। काइनेटिक एनर्जी वेपन एक आधुनिक हथियार प्रणाली है जो लक्ष्य को सिर्फ गति और द्रव्यमान के बल पर नष्ट करती है। एक पारंपरिक हथियार से अलग होते हैं क्योंकि इनमें विस्फोटक नहीं होते। भारत ने भी इस तकनीक को मिशन शक्ति के तहत 2019 में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। और ये कुछ लाइनें आपके लिए। कौन समझाए उन्हें इतनी जलन ठीक नहीं, कौन समझाए उन्हें इतनी जलन ठीक नहीं, जो ये कहते हैं कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं। कौन समझाए उन्हें कि इतनी जलन ठीक नहीं, जो ये कहते हैं कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं। जलो वहाँ जहाँ उजाले की ज़रूरत हो, जलो वहाँ जहाँ उजाले की ज़रूरत हो, उजालों में चिरागों की तपन ठीक नहीं, उजालों में चिरागों की तपन ठीक नहीं। झूठ को सच में बदलना भी हुनर है लेकिन, झूठ को सच में बदलना भी हुनर है लेकिन, अपने ऐबों को छुपाने का ये फन ठीक नहीं, अपने ऐबों को छुपाने का ये फन ठीक नहीं। जो लिबासों को बदलने का शौक रखते थे, जो लिबासों को बदलने का शौक रखते थे, आखिरी वक्त कह ना पाए कि कफन ठीक नहीं। आपके कितने प्रश्न सही है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई,
और अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।